लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी गति के प्रकार, लेसन नंबर 5 बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम स्टडी करेंगे उसी लेसन नंबर 5 के लास्ट पार्ट बल के बारे में। बल जिसको आप फोर्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है फोर्स होता क्या है। तो फोर्स एक ऐसा बाह्य कारक होता है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करने में मदद करता है या परिवर्तन कर सकता है। जैसे अगर कोई वस्तु रुकी हुई है यानी विराम अवस्था में है, अगर आप बल लगाओगे तो वस्तु अपने स्थान से अलग हट जाएगी। क्या हुआ? आपने उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। अगर कोई वस्तु गतिमान है और आप सामने से बल लगाओगे तो वो वस्तु रुक जाएगी, यानी आपने उसकी गति को परिवर्तित कर दिया। अगर किसी वस्तु पर ऐसे दोनों तरफ से बल लगाया जाए तो उसका आकार बदल जाएगा, तो आपने क्या किया? बल के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन कर दिया। अगर हम किसी वस्तु पर ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से बल लगाएं तो उसके दाब में परिवर्तन हो जाएगा और वो वस्तु बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी। इस तरह से बल एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम किसी भी वस्तु की किसी भी दशा में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम बल कहते हैं। तो मैं जितेंद्र मिश्रा बिल्ड एंड विजन में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर ऐसा है तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई हार्टली थैंक्स यू। नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपडेट्स तुरंत मिलते रहें और आप हमारे अपडेट्स को पा करके हमेशा अपडेट रहें और कहीं कोई सजेशन हो तो मुझे देते भी रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात की जाती है बल की। बल की बहुत सी परिभाषाएं आई शुरुआत में जब डेवलपमेंट कंडीशन में था, लेकिन जो सबसे बेहतरीन परिभाषा मानी गई वो परिभाषा ये थी कि बल वह बाह्य कारक है, यानी कि बल एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाहर से लगाया जाता है, अंदर से पैदा नहीं होता। वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, विरामावस्था का मतलब होता है जब वस्तु रुकी हुई थी यानी चल नहीं रही थी, जिसको आप इंग्लिश में स्टेशनरी कंडीशन कहते हैं। तो विरामावस्था या सरल रेखा में यानी एक लीनियर लाइन में गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, परिवर्तित, चेंज कर सकता है। यानी फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, बाह्य कारक है, जो किसी भी वस्तु की चाहे गति हो, चाहे आकार हो, चाहे अवस्था हो, चाहे गतिमान अवस्था हो, चाहे विराम अवस्था हो, इन सभी अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकता है। अब अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से बात करना चाहें तो एक दूसरी परिभाषा उसकी बनती है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल यानी गुणे के बराबर होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F = m × a। ये वही फॉर्मूला है, F = m × a। F मीन फोर्स यानी बल, m मीन द्रव्यमान यानी मास और a मीन एक्सेलरेशन यानी त्वरण। तो इसी परिभाषा पे, ये फॉर्मूले पे परिभाषा दी गई है। इसका जो मात्रक होता है बल का वो होता है न्यूटन। दूसरा मात्रक हो सकता है m के लिए किलोग्राम और a मीन त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसका यूनिट है और न्यूटन भी इसका यूनिट है। अब हम समझते हैं कि बल का हम प्रयोग कहां कहां करके किसी वस्तु में क्या चेंजिंग ला सकते हैं। अगर हम बल के उपयोग या प्रभाव या एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की बात करें तो बल का प्रभाव हमारी दैनिक जीवन में यानी एवरीडे लाइफ में हर जगह पर है, लेकिन जो से कुछ मेन इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? नंबर 1, बल स्थिर वस्तु को गतिमान किया जा सकता है। यानी अगर कोई वस्तु स्थिर है, रुकी हुई है, स्टेशनरी है, जैसे रुकी हुई बस, रुकी हुई गेंद, तो अगर उस पर हम बल लगाएं तो वो वस्तु गतिमान हो सकती है यानी चलना शुरू कर देगी। यही काम इंजन करता है कि रुकी हुई गाड़ी को आगे चलाना शुरू कर देता है। अगर रुकी हुई गेंद है उसको हम ऐसे फेंक दें तो वो गतिमान हो जाएगी, ऊपर फेंक दें तो ऊपर की ओर गतिमान हो जाएगी। ये किसका गुण है? बल का गुण है। नंबर 2, किसी वस्तु की दिशा और गति परिवर्तन संभव है। यानी अगर कोई वस्तु कहीं भी गतिमान है, कहीं भी चल रहा है, मोशन में है और हम बल लगा दें तो उसकी दिशा बदल जाएगी। जैसे एक गेंद ऐसे चल रही है और हम पैर लगा दें तो गेंद इधर मुड़ जाएगी। तो पैर ने क्या लगाया? गेंद पर बल लगाया और इससे क्या चेंजिंग आई कि उस गेंद की, बॉल की दिशा या डायरेक्शन चेंज हो गई। साथ में उस बॉल को हम और भी कई ढंग से चेंज कर सकते हैं बल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन संभव है।
अगर कोई वस्तु है उस पर हम बल लगा दें तो उसकी आकृति और उसका आकार दोनों चेंज हो सकता है। जिसका अच्छा सा एग्जाम्पल है स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम खींच के इतना लंबा कर लेते हैं तो ऐसे लंबा क्यों हुआ? बल। छोड़ दिया, छोटा हो गया, और दबा दिया तो और छोटा हो गया। तो ये आकृति और आकार में जो परिवर्तन आया, ये किसके कारण आया? बल के कारण आया। ऐसे ही कोई भी अगर खोखली चीज है उसको हम पीट दे, दबा दें तो वो छोटी हो जाएगी। तो क्या हुआ? आकृति और आकार में परिवर्तन हुआ, जो कि किसके कारण हुआ? बल के कारण हुआ। नेक्स्ट, बल वस्तु की स्थिति को प्रभावित करता है। यानी अगर कोई वस्तु किसी स्पेशल जगह पर स्थित है और हम बल लगा दें तो उसकी वो स्थिति चेंज हो जाएगी। जैसे एक बॉल, एक गेंद यहाँ रखी हुई है और हम उठा के यहाँ से फेंक दें तो वो कहीं बहुत दूर जाके गिरेगी। तो ये क्या हुआ? उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। ऐसे किसी भारी चीज को भी हम फेंक सकते हैं, बट उसके लिए बल ज्यादा लगेगा। जो पीछे के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा बल। तो किसी भी वस्तु के पास जितना ज्यादा वेट होगा, मास होगा, उस पर उतना ज्यादा फोर्स लगेगा और उसके पास उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। अब हम स्टडी करते हैं कि जो फोर्स होते हैं क्या एक ही प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो अगर हम बल की बात करें तो बल कई प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है चुंबकीय बल, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये मैग्नेट से कारण डेवलप होता है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और यही वो बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट है नाभिकीय बल, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट है पेशीय बल, जिसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। विद्युत बल, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। और लास्ट है घर्षण बल, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और ये भी 3 तरह का होता है: स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। तो अब हम 1 बाय 1 इन सभी बल के प्रकार का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट बल जो हमारा है वह है चुंबकीय बल, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यानी किसी भी मैग्नेट के कारण, चुंबक के कारण किसी वस्तु पर जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसी को हम चुंबकीय बल या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। यहाँ पर यह बात पॉइंट करने लायक है कि चुंबकीय बल आकर्षण बल भी हो सकता है, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, जिसको फोर्स ऑफ रिपल्सन कहते हैं। तो अणु या परमाणुओं पर किसी चुंबक के द्वारा, क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया की हर चीज या तो एटम से या तो मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो अणु या परमाणुओं पर किसी चुंबक द्वारा उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। याद भी रखिएगा, चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है अप्राकृतिक, यानी कि नॉन नेचुरल मैग्नेट। इसको हम बनाते हैं और प्राकृतिक चुंबक हमें जमीन के अंदर प्राप्त होता है। इसकी डीप स्टडी क्लास 12th के सिलेबस में है। आपके सिलेबस में इतनी ही है, इसलिए मैं यहाँ पर संक्षिप्त परिभाषा आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स के बजाय ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये भी एक मैग्नेटिक फोर्स ही है, क्योंकि माना जाता है कि अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट, यानी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। क्योंकि पृथ्वी के भी 2 ध्रुव हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, बट फिर भी इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। याद भी रखिएगा कि ये संसार का सबसे बड़ा बल है जो सबसे बड़ी चीजों पर कार्य करता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम होती है। फिलहाल ये डीप बात है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी पृथ्वी की वो प्रॉपर्टी, वो गुण जिसके द्वारा वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचता है, इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये बल बहुत बड़े क्षेत्र पर कार्य करता है, लेकिन इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे कंपटीशन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल कभी नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल्स में आपको गुरुत्वाकर्षण बल बताया है, नहीं आपने देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैंने आई बटन में उसका लिंक भी दे दिया है आपको। तो इसका जो फॉर्मूला होता है F = Gm1m2/r²। चूंकि ये हमेशा 2 पिंडों के बीच लगता है, इसलिए m1 m2 पहले और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। G यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू भी मैंने पीछे बताई थी। और R दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है। नेक्स्ट है नाभिकीय बल, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल मैंने किया है, यानी सबसे प्रबलतम फोर्स है ये। वह बल जो परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन, N मीन न्यूट्रॉन व P मीन प्रोटॉन को बांधे रखता है, उसी को हम नाभिकीय बल कहते हैं। याद भी रखिएगा कि परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है नाभिक, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स अब तक ज्ञात सभी प्रकार के बलों में सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स है, यानी सबसे ज्यादा आकर्षक बल है। और इस बल की ताकत इतनी ज्यादा होती है, अब चूंकि नाभिक बहुत छोटा सा होता है तो ये बल कार्य करता है बहुत छोटे से क्षेत्र पर। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत बड़े क्षेत्र पर कार्य करता है क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन नाभिकीय बल बहुत छोटे से स्थान पर कार्य करता है। इसलिए इस बल के बारे में हमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। अगर हम कोई ऐसी मशीन का इजाद कर लें कि हम जितना चाहें न्यूक्लियर एनर्जी ले सकें, हिंदी में नाभिकीय ऊर्जा लें, और ना चाहें तो बंद कर दें। जैसे हम गैस का रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, जब मर्जी हुई ऑन कर दिया रेगुलेटर को, गैस का इस्तेमाल किया, नहीं जरूरत है ऑफ कर दिया, गैस का इस्तेमाल बंद हो गया। तो अगर ऐसी कोई मशीन या ऐसी कोई युक्ति हम बना लें तो न्यूक्लियर एनर्जी में इतनी ताकत है कि 1 चम्मच यूरेनियम से किसी इंसान की आने वाली 7 पुश्तें गाड़ी चला सकती हैं, उनको पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भविष्य की जो ऊर्जा है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। भारत भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से कार्य कर रहा है और वर्ल्ड में भारत 6ठे नंबर पर है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में। तो आने वाले वक्त में जो आपको ऊर्जा मिलेगी वो न्यूक्लियर एनर्जी ही होगी, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जमीन से खत्म हो चुकेगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्बादी तो हम करते ही नहीं है क्योंकि हम बहुत शरीफ और सभ्य इंसान है, बट बहुत तेजी से पेट्रोलियम पदार्थ यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल खत्म हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। अब डिस्कस करते हैं पेशीय बल, जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर मीन मसल्स। मसल्स हमेशा सिर्फ लिविंग बीइंग के पास यानी जीवधारियों के पास होगा, जैसे जानवर है, इंसान है या ऐसे कोई भी जीवधारी। तो जीव जंतुओं द्वारा यानी लिविंग बीइंग्स द्वारा कार्य करने हेतु अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसी को हम पेशीय बल कहते हैं। यानी कि जिसको आप ताकत बोलते हो कि उस इंसान के पास बहुत ताकत है, उस इंसान के पास कम ताकत है, ये ताकत ही पेशीय बल है। जिस व्यक्ति के पास जितनी पेशियां होंगी, जितनी ज्यादा पेशियां होंगी, उसके पास पेशीय बल उतना ज्यादा होगा। जैसे हम किसी वस्तु को अपने हाथ से उठाते हैं तो हमने कौन सा बल लगाया? पेशीय बल। अगर हमने किसी चीज को धक्का दिया तो कौन सा बल लगाया? पेशीय बल। अगर हम बोल रहे हैं तो कौन सा बल कार्य कर रहा है? पेशीय बल, जिसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो किसी विद्युत आवेश, आवेश माने चार्ज, चार्ज दो तरह का होता है, एक प्लस और एक माइनस, जिसको आप धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं, द्वारा उत्पन्न बल विद्युत बल कहलाता है। यानी कहीं भी अगर आवेश पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा, तो वहां तुरंत एक फोर्स पैदा हो जाएगा, उसी फोर्स को हम विद्युत बल कहते हैं। फॉर्मूला है F = E × Q। अब हम डिस्कस करते हैं कि घर्षण बल क्या है और कितने प्रकार का होता है। लास्ट फोर्स, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल, तो घर्षण का मतलब ही होता है रगड़, यानी किन्हीं दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से जो भी बल पैदा होता है उसी को हम घर्षण बल कहते हैं। अगर हमें ठंडक लगती है तो अपने हाथों को ऐसे रगड़ लेते हैं और हमारे हाथों में गर्मी आ जाती है, ये भी क्या है? घर्षण बल है। जब हम किसी चीज पर सरकते हैं तो हमारे कपड़े घिस जाते हैं, क्या है? घर्षण बल है। साइकिल का टायर सड़क पर चलता रहता है और टायर घिस जाता है समय के साथ, किस कारण? घर्षण बल के कारण, क्योंकि सड़क और टायर दोनों के बीच में रगड़ लगता रहता है और इससे वो टायर घिस जाता है, इसी को हम घर्षण बल कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो दो वस्तुओं के संपर्क यानी कांटेक्ट में आने से उत्पन्न बल को हम घर्षण बल कहते हैं। यानी अगर दो वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो इनमें अगर मोशन होगा तो आपस में रगड़ से एक घर्षण बल पैदा होगा। इसी बल को हम फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये दो तरह का भी हो सकता है, एक आसंजक और एक संसंजक। अगर समान पदार्थ के बीच में बल लग रहा है तो वो संसंजक है, अगर अलग अलग पदार्थों के बीच में बल लग रहा है तो वो आसंजक है। ये जो घर्षण बल है आपके सिलेबस में सिर्फ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में है, हिंदी में परिचय के रूप में है, लेकिन क्लास 12th में ये बहुत डिटेल्स में है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपके सिलेबस में है जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, जिसको हम स्टैटिक कहते हैं।
किसी भी वस्तु के किसी दूसरी वस्तु की सतह पर खिसकने से जो बल लगता है, सरकने नहीं, खिसकने पे जो बल लगता है, जैसे साइकिल चलती है सड़क पर, तो ये स्थैतिक घर्षण बल वहां पर पैदा होता है। क्लियर? डायनामिक भी होता है और स्टैटिक भी होता है। अगर रुकी हुई वस्तु है तो स्टैटिक, चलती हुई वस्तु है तो डायनामिक। लेकिन इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं आपको। नेक्स्ट है सर्पी घर्षण बल। सर्पी का मतलब होता है सरकना। अगर कोई वस्तु एक वस्तु जो है वो रुकी हुई है और दूसरी उस पर सरक रही है, तो ये सर्पी घर्षण बल है। नेक्स्ट है लोटनिक घर्षण बल। लोटनिक का मतलब लोटना। बचपन में आप लोट भी जाते थे, तो वो लोटना नहीं है। लोटने का मतलब लुढ़कना। जैसे कोई गेंद है किसी भी फील्ड पर लुढ़कती हुई जाती है, तो उस गेंद पर हर वक्त एक फोर्स लगता है, वो है लोटनिक घर्षण बल, जिसको रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और वो गेंद हर वक्त रुकती जाती है, कुछ दूर पे जाकर रुक जाती है। तो ये क्या था? ये था लोटनिक घर्षण बल। घर्षण बल आपके सिलेबस में बहुत पूछा जाता है, मगर इसके न्यूमेरिकल सिर्फ क्लास 12th में ही पूछे जाते हैं। तो जो हम क्लास 12th का वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसके न्यूमेरिकल्स आपको जरूर बताएंगे, इसके फॉर्मूले भी आपको बताएंगे। अब हम समझते हैं कि इन फोर्सेस की विशेषताएं क्या है या इन फोर्सेस का उपयोग क्या है। तो घर्षण बल हमारी जिंदगी के हर हिस्से पे कार्य करता है। उसी घर्षण बल के कारण आज हम खड़े हैं, उसी घर्षण बल के बल आप चल पाते हो, और उसी घर्षण बल के कारण ही मशीनें भी चलती हैं, साथ में खराब भी होती हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है समझते हैं। नंबर 1, घर्षण बल वस्तु के संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यानी कि जो दो वस्तुएं आपस में टच कर रही हैं, वो कितनी छोटी हैं, कितनी बड़ी हैं, इस पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता। जो वस्तु छोटे आकार की होगी उस पर भी घर्षण बल लगेगा, जो बहुत बड़े आकार की होगी उस पर भी घर्षण बल लगेगा। अगर दो प्लैनेट यानी ग्रह आपस में टकराते हैं तब भी घर्षण बल लगेगा, और दो सरसों के दाने आपस में टकराते हैं तब भी घर्षण बल लगेगा। यानी वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे टेट और सुपर टेट में। नेक्स्ट, लोटनिक घर्षण बल जो लुढ़कने पर लगता है उसका मान सबसे कम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए। कि किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, तो लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है। और सबसे अधिक मान होता है स्थैतिक घर्षण बल का, जो किसी वस्तु की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होता है। नेक्स्ट है सतह को चिकना कर घर्षण बल घटाया जाता है। अगर किसी भी जगह पर हम चाहते हैं कि घर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाए, फ्रिक्शन कम हो जाए, तो वहां पर हल्का सा आप आइलिंग कर दीजिए, यानी वहां उस सतह को चिकना बना दीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दो वस्तुओं के ज्यादा रगड़ने पर बल कम पैदा होगा। ऐसी कंडीशन से वो चीज गर्म कम होगी और खराब होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि वो आपस में सरकना शुरू कर देंगे। इस कंडीशन में लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम होता है, तो वो चीजें जल्दी खराब नहीं होंगी। जैसे आपकी साइकिल कभी कर आवाज करती है तो आप साइकिल में आइलिंग करते हो। मोटरसाइकिल के इंजन में मोबिल डाला जाता है, क्यों? जिससे कि इंजन जब आपस में रगड़ काम करें तो मोबिल का कारण चिकनाई रहे और घर्षण बल कम पैदा हो, इंजन लंबे समय तक कार्य कर सके। नेक्स्ट है घर्षण बल के कारण मनुष्य चल व सीधा खड़ा रह पाता है। आज जो हम अपनी जगह पर खड़े हो पाते हैं वो इसलिए है क्योंकि जमीन और हमारे शरीर के बीच में घर्षण बल पैदा होता है, जिससे हम चल भी सकते हैं और रुक भी सकते हैं। प्रैक्टिकली समझना चाहो समझ लो। अगर कोई ऐसी सरफेस हो जो बहुत चिकनी हो और उस पर तेल गिरा दिया जाए तो क्या आप खड़े रह पाएंगे? नहीं। क्या आप चल पाएंगे? नहीं। क्यों? क्या नहीं मिल रहा आपको? आपको घर्षण बल नहीं मिल रहा है। और प्रैक्टिकली सोचिए कि अगर हमें किसी सतह पर चलने में दिक्कत होती है तो हम अपने जूते चप्पल उतार देते हैं और नंगे पैर चलने की कोशिश करते हैं, तो हम आसानी से वहां पर खड़े रह पाते हैं। क्यों? घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। ऐसे ही बारिश में कहीं पर कीचड़ अगर सरकने लायक हो जाता है तो हम बालू डाल देते हैं या ईंटा पत्थर डाल देते हैं, जिससे घर्षण बल का मान बढ़ जाता है। लास्ट, घर्षण बल के कारण मशीनों में टूट फूट होती है। मैंने आपको बताया कि मशीनें जब चलती हैं तो आपस में रगड़ती हैं। अगर वहां पर कोई भी स्नेहक लुब्रिकेंट यानी तेल यानी चिकनाई नहीं होगी तो उन मशीनों के बीच में घर्षण बल का मान बढ़ जाएगा और मशीनें तेजी से गर्म भी होंगी और आसानी से टूट भी जाया करेंगी, यानी खराब हो जाया करेंगी। इस तरह से घर्षण बल का हमारी जिंदगी के हर हिस्से में कहीं ना कहीं योगदान है और हमारी जिंदगी के हर हिस्से में वो कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करता है। तो इस तरह से बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस का लेसन नंबर 5 फिनिश हो गया है। अब सिर्फ एक लेसन बचा हुआ है, उस लेसन के बाद आपकी साइंस की बुक फिनिश हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।